हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स मेस्ट्रो। आज 24 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक का करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। पहली न्यूज़ आइटम देख लेते हैं, ये सैटेलाइट फ़ोन्स के बारे में है। बेसिकली देखिए, दो तरीके के फ़ोन्स यूज़ किए जाते हैं। एक होते हैं रेगुलर सेल फोन्स जो अर्थ बेस्ड टावर्स को यूज़ करते हैं नेटवर्क के लिए, और दूसरे होते हैं सैटेलाइट फ़ोन जो सैटेलाइट की कनेक्टिविटी को यूटिलाइज करते हैं। देखिए, ये होते हैं कॉमन जनरल यूज़ वाले फ़ोन और ये हैं सैटेलाइट वाले फ़ोन्स। ये डायरेक्ट सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करते हैं, डायरेक्ट सैटेलाइट को यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। इसमें क्या होता है कि अर्थ बेस्ड एक अर्थ स्टेशन होता है, टावर होता है, ये सैटेलाइट के साथ कनेक्ट करता है और फिर ये सैटेलाइट का नेटवर्क जो है ये इन फोन्स, मोबाइल फ़ोन या लैंडलाइन की फॉर्मेट में ये इसको यूटिलाइज किया जाता है। अब सैटेलाइट फ़ोन जो है ये क्या करते हैं, सैटेलाइट्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, वेयर एज कॉमन जो फोन्स हैं वो सेलफोन के टावर्स के ऊपर रिलाई करते हैं। सैटेलाइट फ़ोन क्योंकि उसका हर किसी का डायरेक्ट सैटेलाइट कॉन्टैक्ट होता है तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं रेदर देन नॉर्मल सेल फोन से। सैटेलाइट फ़ोन्स होते हैं हर रिमोट एरिया में ऑपरेट कर सकते हैं, चाहे वहाँ पे टावर है चाहे वहाँ पे नहीं है। इवन रिमोट लोकेशंस, बी इट फॉरेस्ट का हिंटरलैंड, बी इट द ट्राइबल एरियाज, बी इट एन आइसोलेटेड आइलैंड, हर जगह पे ऑलमोस्ट कंप्लीट कनेक्टिविटी होती है सैटेलाइट फ़ोन्स की। कहीं पे भी बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ वॉइस के साथ वहाँ पे बात की जा सकती है। हालांकि सेलफोन्स के केस में ऐसा अवेलेबल नहीं है। जहाँ पे टावर होगा, जहाँ पे अर्थ स्टेशन लोकेटेड होंगे, उसकी विसिनिटी में ही सिर्फ फ़ोन पे बात की जा सकती है। वहाँ पे सेलुलर नेटवर्क होना ज़रूरी है। सैटेलाइट फ़ोन जो है वो मोस्ट ऑफ द प्लैनेट को कवर करते हैं। जैसे हमारा नॉर्मल सेलफोन होता है तो उसकी जो सिम कार्ड होती है, नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं, जैसे कि एयरटेल है, ठीक है, जियो है, ठीक है, रिलायंस जियो है। तो ऐसे ऐसे जैसे ये नेटवर्क प्रोवाइडर्स होते हैं, वैसे ही सैटेलाइट फ़ोन के केस में नेटवर्क प्रोवाइडर, कनेक्टिविटी प्रोवाइडर होते हैं, जैसे कि इरिडियम है, इनमार्सत है, ठीक है, थुराया है और ग्लोबल स्टार है। सो ये बेसिकली कुछ हैं। अब नॉर्मल रेगुलर फ़ोन में क्या होता है कि एक एयरटेल कनेक्शन वाला पर्सन जो है वो आराम से जियो कनेक्शन वाले पर्सन के साथ बात कर सकता है, लेकिन सैटेलाइट फ़ोन में ऐसा नहीं होता। सैटेलाइट फ़ोन में एक स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइडर वाला पर्सन दूसरे स्पेसिफिक प्रोवाइडर, सेम स्पेसिफिक प्रोवाइडर के साथ ही बात कर सकता है, किसी दूसरे प्रोवाइडर के साथ बात नहीं कर सकता है। जैसे कि इरिडियम वाला जो पर्सन है वो थुराया के साथ बात नहीं कर सकता है। इरिडियम वाला पर्सन सिर्फ इरिडियम वाले कनेक्शन वाले पर्सन के साथ ही बात कर सकता है। डिवाइस वर्क ओनली फॉर अ स्पेसिफिक प्रोवाइडर। तो एक ही केस में होता है। अब इंडिया में सैटेलाइट देखिए, कुछ कंट्रीज में लीगल होता है, कुछ कंट्रीज में रेगुलेटेड होता है, कुछ कंट्रीज में इलीगल होता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक टेलीग्राफ एक्ट है 1885 वाला, और इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 जो है वो सैटेलाइट फोन्स के पोजेशन के साथ डील करते हैं। इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट बोलता है कि अगर इंडिया में किसी भी पर्सन के पास सैटेलाइट फ़ोन होता है तो वो इलीगल होगा। हालांकि इसमें एक क्लॉज है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ लोगों को स्पेसिफिकली लाइसेंस प्रोवाइड करती है, एक्सेप्शन प्रोवाइड करती है, एग्जम्पशन प्रोवाइड करती है इस एक्ट से, तो वो लोग जो हैं सरकार की परमिशन के साथ, अनुमति के साथ सैटेलाइट फ़ोन जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा किसी भी पर्सन का इंडिया में सैटेलाइट फ़ोन कैरी करना इलीगल है, और उसके अगेंस्ट जो है, इंडियन लॉ के अगेंस्ट अगर किसी के पास ये मिलता है तो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग उस पर्सन के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। और ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, जब मुंबई अटैक हुआ था 2008 में, उसके बाद से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन कर दी गई है इस एरिया में, क्योंकि उस टाइम पे जो भी टेररिस्ट थे उन्होंने सैटेलाइट फ़ोन्स को यूज़ किया था और रियल टाइम लोकेशन ऑफ ट्रूप्स और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन या इंडियन पुलिस या आर्मी की रियल टाइम लोकेशन उन्होंने पता की थी। तो उसके बाद से ये रेगुलेशन और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है ब्लू फ्लैग बीचेस के बारे में। ब्लू फ्लैग जो है एक इकोलॉजिकल इंडिकेशन है, ये इकोलॉजिकल लेबल है जो सर्टेन बीचेस को, मरीनाज को या फिर ऐसे वाटर बॉडीज़ को दिया जाता है जिनको टूरिस्ट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसके केस में जिस भी बीच को या जिस भी एरिया को, जिस भी जगह को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दी जाती है, उसके केस में क्या होता है कि वहाँ पे जो बीच है उसको एक दिया जाता है, एक टैग दिया जाता है कि ये बीच जो है ये सस्टेनेबल वे से एनवायरनमेंट को यूटिलाइज कर रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइजीन के स्टैंडर्ड हैं, वहाँ पे क्लीनलीनेस के स्टैंडर्ड्स हैं, वहाँ पे जो सेफ्टी है उसका खास ध्यान रखा जाता है। सो ये सारी चीज़ों को बेसिकली एक्चुअली क्या है कि ये जो बीच, जो ये ब्लू फ्लैग वाली इंडिकेशन है, ये एक एनवायरनमेंट फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन नाम का एक संस्था है, डेनमार्क में बेस्ड संस्था है, जो कुछ सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म को, बीचेस को, मरीनाज को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देती है। अब ब्लू फ्लैग का मतलब ये है कि हमें टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करना है, टूरिज्म सेक्टर को सस्टेनेबल वे से प्रमोट करना है, एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करनी है और सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंटल प्रैक्टिसेस जो है वहाँ पे एस्टैब्लिश करनी है टूरिज्म इंडस्ट्री वाले, जो वाटर स्पोर्ट्स वाले टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें। अब ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने से पहले हर बीच को
एनालाइज किया जाता है 33 क्राइटेरियाज के ऊपर, 33 इंडिकेटर्स के ऊपर। और अगर इन्हीं 33 इंडिकेटर्स को जिसको FEE डिसाइड करती है ये बॉडी, सो उनके अकॉर्डिंग जो उसके ऊपर खरा उतरता है उसको ब्लू फ्लैग वाला इंडिकेशन दिया जाता है। इंडिया में ऑलरेडी 10 बीचेस को ये ब्लू फ्लैग लेबल दिया गया था, अब 2 और को दे दिया गया है। ये इनके नाम लिखे गए हैं। तो देखें अगर, तो ऑल इन ऑल अभी इंडिया में वेस्ट बंगाल में कोई भी बीच नहीं है ब्लू फ्लैग वाला, महाराष्ट्र में कोई भी ब्लू फ्लैग वाला नहीं है, गोवा में कोई भी ब्लू फ्लैग वाला बीच नहीं है। उसके अलावा दीव में है, गुजरात, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, अंडमान, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में है। और अब लक्षद्वीप में भी 2 बीचेस को दिया गया है। लक्षद्वीप में जिनको 2 दिया गया है वो बीचेस कौन कौन से हैं? थुंडी बीच है और कदमत बीच है। थुंडी बीच जो है ये मिनिकोई ग्रुप में है, आता है, और कदमत बीच जो है ये अमिनदीवी ग्रुप में आता है। ठीक है, ये वाइट सैंड वाले, मतलब ये थुंडी में क्या है, वाइट सैंड वाला एरिया है, उसके ऊपर टर्कोइस कलर का वाटर है, तो काफ़ी ये स्विमर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए काफ़ी पैराडाइज है। और ये जो कदमत बीच है ये वाटर स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी वेल नोन है। ये देखिए, ये है लक्षद्वीप आइलैंड, ये लक्षद्वीप में ये कावरती है, ये मिनिकोई है, और ये अमनदीवी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। 9 डिग्री चैनल जो है ये इसको, अपर वाला जो एरिया है इसको मिनिकोई आइलैंड से सेपरेट करता है, 9 डिग्री चैनल। सो ये इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये कदमत आइलैंड है और ये मिनिकोई आइलैंड है जहाँ पे ये दोनों बीचेस लोकेटेड हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है ग्लाइफोसेट के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रेस्ट्रिक्ट किया है ग्लाइफोसेट के यूज़ को, कि एग्रीकल्चर में सिर्फ ओनली ऑथोराइज्ड पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर जो हैं वही सिर्फ ग्लाइफोसेट को यूटिलाइज कर पाएंगे, वो भी बहुत रेस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट में, अदरवाइज कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होता है कि पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो आर लाइसेंस्ड, उनको स्पेसिफिक लाइसेंस दिया गया होता है कि वो कुछ पर्टिकुलर डेडली केमिकल्स को यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में, स्पेसिफिक टाइप के पेस्ट या रोडेंट जैसे होते हैं उनको किल करने के लिए। ग्लाइफोसेट जो है ये एक हर्बिसाइड है, ये एक वीडिसाइड है। ये जिस भी प्लांट के ऊपर अप्लाई किया जाता है उस प्लांट की डेथ हो जाती है, उस प्लांट के लिए टॉक्सिन की तरह काम करता है। नॉन सिलेक्टिव काइंड ऑफ किलिंग ऑफ प्लांट के बनाने के लिए यूज़ होता है। इस ग्लाइफोसेट का जो सोडियम सॉल्ट वाला फॉर्म है ना, उसको प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए, कि कुछ एरिया को उसको ग्रो करवाने के लिए, बाकी एरिया को की डेथ करवाने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स को राइपन करवाने के लिए, उनको पकाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ग्लाइफोसेट जो है इसको वाइडली हर्बिसाइड की फॉर्मेट में यूज़ किया जाता है। इंडिया में यूजली इसको टी प्लांटेशन में यूज़ किया जाता था। ठीक है, उसके अलावा फार्म्स में, ऑर्चार्ड्स में, वाइनयार्ड्स में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, और अनवांटेड ग्रोथ में किसी भी एरिया में, चाहे वो रेजिडेंशियल एरिया में अनवांटेड जो ग्रोथ हो गई है उसको खत्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये जो है ग्लाइफोसेट जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि ये इसका कैंसीरियस पोटेंशियल है, इसकी वजह से इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। इंडिया में कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जैसे केरला, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, वहाँ पे कंप्लीटली इसके ऊपर कंप्लीट ब्लैंकेट बैन है। ठीक है, सो ये इसके बारे में है। अब नई स्कीम जो आई है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि जिन भी लोगों के पास पहले ग्लाइफोसेट को मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस था, सर्टिफिकेशन थी, उनको अपने लाइसेंस जो है उनको सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, और जो पर्सन फिर दोबारा से फ्रेश इलेक्शन जो सर्टिफिकेशन है वो की जाएगी। अब जो पर्सन इंसेक्टिसाइड जो इसको नहीं करेगा, अपने लाइसेंस को सरेंडर नहीं करेगा, सर्टिफिकेट्स को सरेंडर नहीं करेगा, उस पर्सन के अगेंस्ट इंसेक्टिसाइड एक्ट ऑफ 1968 के अगेंस्ट, उसके साथ उसके अगेंस्ट जो है इंक्वायरी की जाएगी, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। सो ये इसके बारे में था। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है कनखुई केव के बारे में, मणिपुर के बारे में। अब बेसिक इंपॉर्टेंट क्या है कि कंखुई लेक है, सॉरी केव है, कंखुई केव, ये मणिपुर में है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेस्ड, तो अभी एक जूलॉजिकल स्टडी ने बोला था कि मणिपुर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पहले डिसाइड किया था कि मणिपुर में एक ये जो लाइमस्टोन की बनी हुई, देखिए ये लाइमस्टोन इसमें नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट है। सो लाइमस्टोन वाली ये जो केव है, यहाँ पे बैट्स की बहुत बड़ी कॉलोनी बन गई है। उस बैट को एक्सटर्मिनेट करने के लिए पहले ऑर्डर रिलीज किए गए थे, उसको किल करने के लिए, लेकिन अभी वो ऑर्डर्स वापस लिए गए हैं। कंखुई मांगसोर बोलते हैं इनको। कंखुई मांगसोर जो है 4 ग्रुप केव्स का ग्रुप है। इसको यूजुअली वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जब जापानीज लोगों ने नॉर्थ ईस्ट वाली साइड से इंडिया के ऊपर के अंदर आने की कोशिश की थी, तो वहाँ पे लोकल लोगों को हाइड करने के लिए इस केव्स को यूज़ किया गया था। बेसिकली अगर बात करें तो तंगखुल कम्युनिटी है, इंपॉर्टेंट यही चीज़ें हैं। कंखुई लेक, लाइमस्टोन, देन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूज़ हुई थी, और तंगखुल कम्युनिटी है एक। ये तंगखुल कम्युनिटी जो है ये एक तंगखुल नागा ग्रुप है, ये जो इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर के ऊपर रिजाइड करते हैं। ये कम्युनिटी के लोगों को लगता है कि ये जो कि ये जो केव है ये उनके एक प्रोटेक्टिव डीटी का अबोर्ड है, वहाँ पे उनके एक देवता का वास है। ठीक है, सो ये इसके बारे में है। इसके अलावा ये पेलियोलिथिक टाइम्स की केव है, और पेलियोलिथिक टाइम्स की और भी कुछ साइट्स मणिपुर में ऑलरेडी हैं, जैसे कि सोंगू केव है, एक माछी केव है चंदेल डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा नोंगपोक और नोंगपोंग केथिल मानबी
सेनापति डिस्ट्रिक्ट में है मणिपुर की। सो ये कुछ और केव्स हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है कि जीएसटी एक्ट में थोड़े से कुछ चेंज अमेंडमेंट करके जीएसटी एंटी प्रॉफिटियरिंग जो एजेंसी है, जो अथॉरिटी है, उसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया जाएगा। पहले देख लेते हैं कि नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी है क्या। नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी जो है, इसको जीएसटी एक्ट 2017 के अंडर बनाया गया था और इसका मेन पर्पस ये था कि अगर कोई पर्सन अनफेयर प्रॉफिटियरिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट क्रिएट करने के लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करता है, जैसे सपोज कीजिए कि किस गवर्नमेंट ने किसी प्रोडक्ट के ऊपर 10% जीएसटी किया है, लगाया है, और कोई पर्सन मतलब कोई जो दुकानदार है या कोई भी पर्सन है या कोई होलसेल प्रोवाइडर है या कोई कंपनी है, वो 10% से ज़्यादा मतलब अपना फ़ायदा कमाने के लिए सरकार का हवाला देके ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट करने के लिए हाई रेट पे किसी प्रोडक्ट को यूज़ करता है जीएसटी के नाम पे, तो उस पर्सन के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। वो एक्शन लेती है आपकी नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। इसका मेन पर्पस ये है कि इसने ऐसी एक्टिविटीज़ को पहचानना है, उसके अलावा प्यूनिटिव एक्शन जो है, मतलब सजा वाले एक्शंस जो है लगाने हैं उस पर्सन के ऊपर, और एट टाइम्स इफ रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकती है किसी पर्सन का जीएसटी के अंडर। सो ये है, ठीक है। उसके अलावा ये बॉडी बनाई गई थी 2017 के एक्ट के अंडर। अब दूसरी बात है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये भी एक स्टैट्यूटरी कमीशन है। ये कंपटीशन एक्ट 2007 के अंडर बनाई गई है। इसका मेन पर्पस ये है कि हमारी कंट्री में एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर नहीं होने देना है, कॉम्पिटिटिव वे से सारा बिजनेस चले, तो उसके लिए बॉडी बनाई गई है। अब इसको इसमें मर्ज कर दिया जाएगा। सो नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी जो है, इसको ओरिजिनली 2 साल के लिए बनाया गया था, तो और 30 नवंबर 2022 तक इसका टाइम पीरियड था। उसके बाद इसको मर्ज कर दिया जाना था सीसीआई के साथ, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। अब सपोज कीजिए कि अगर हमारी पार्लियामेंट इसको अप्रूव कर देती है, देन वो प्रपोजल जो है वो जाएगा आपका जीएसटी काउंसिल के पास। जीएसटी काउंसिल अगर उसको अप्रूव कर देती है, तो उसके बाद जीएसटी काउंसिल के अप्रूव करने के बाद ये जो है मतलब इस बॉडी को उसमें मर्ज कर दिया जाएगा और उसका थोड़ा सा सेटअप भी चेंज कर किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है ब्रेन फॉग के बारे में। सो ब्रेन फॉग क्या है कि जब कोविड हुआ था, स्टार्टिंग में बहुत फैला था। आप लोगों ने सुना होगा कि कोविड के टाइम पे लोगों को चीज़ें भूलने लग गई थी, तो डॉक्टर ने एक नया सिम्टम बताया था कि ब्रेन फॉग होने लगी है लोगों में। ब्रेन फॉग कुछ नहीं है, ब्रेन फॉग का मतलब है कि जैसे आम एरिया में क्या होता है कि जब धुंध हो जाती है, जब फॉग हो जाती है, तो आपको सामने वाली चीज़ें भी दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। सो वैसी ही सिचुएशन जब ब्रेन में होती है कि ब्रेन जब छोटी छोटी चीज़ों को भूलने लग जाता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है पर्सन, या फिर उसमें थोड़ी सी डिजीनेस आने लग जाती है, ठीक है, या फिर वो छोटे छोटे जो काम जो बहुत इजीली वो परफॉर्म कर लेता था पहले, जैसे कि छोटा छोटा ग्रॉसरी शॉपिंग है या कार पार्किंग है, तो ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करने में भी जब पर्सन को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आने लग जाती है, तो उस केस को बोलते हैं कि उसके दिमाग में, जो ब्रेन में फॉग हो गई है, ठीक है। जैसे ये इन्फोग्राफिक आपको ये छोटा सा डायग्राम की फॉर्म में बताया हुआ है, ठीक है। सो ये एक कॉग्निटिव डिस्फंक्शन की कंडीशन है, जिसमें ऐसा लगता है कि ब्रेन के ऊपर थिक फॉग जो है वो छा चुकी है। कोविड-19 के टाइम पे ये काफ़ी फेमस हुई थी, और इस केस में क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग बहुत टफ हो जाती है, पर्सन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, उसको याद नहीं रहती हैं चीज़ें, सोच नहीं पाता है बहुत डीपली, और उसको लैंग्वेज तक को समझने में दिक्कत आती है, कन्फ्यूजन की स्टेज हो जाती है, ठीक है, और मेमोरीज को रिकॉल नहीं कर पाता है, ठीक है। सो उस केस में होती है यूजुअली ये अल्जाइमर डिजीज़ जैसी चीज़ है, ठीक है। अल्जाइमर्स में जैसे इंसान भूलने लग जाता है, ठीक है, चीज़ों को, तो वैसे ही इसमें होता है। अल्जाइमर्स में हालांकि ब्रेन में प्लेक्स और टैंगल्स बनते हैं, ठीक है। सो उसकी वजह से एक काइंड ऑफ डिसेबिलिटी आ जाती है, लेकिन ये जो ब्रेन फॉग है ना, ये वैसा नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, ये बहुत टेम्परेरी सिचुएशन है। अच्छी डाइट और अच्छी चीज़ों के साथ इसको जो है, प्रॉपर स्लीप के साथ इसको ठीक किया जा सकता है। ये टेम्परेरी सिम्टम है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है डर्टी बॉम्ब्स के बारे में। अभी रशिया ने एक्यूज़ किया है कि यूक्रेन जो है वो प्लान कर रहा है कि डर्टी बॉम्ब्स रशिया के ऊपर फेंके जाएं। अब डर्टी बॉम्ब्स क्या होते हैं, देखिए 2 तरीके के बॉम्ब्स होते थे, मतलब इन अ सेंस कि अगर जनरल बात करें, एक होता है एटम बॉम्ब, जो रेडियो एक्टिव बॉम्ब होते हैं, एटम बॉम्ब, जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो फेंके गए थे। उसके अलावा एक होता है डर्टी बॉम्ब। डर्टी बॉम्ब जो होता है, ये एक काइंड ऑफ, ये होता वैसे ही है, इसमें भी रेडियो एक्टिव चीज़ें होती हैं, लेकिन ये डर्टी बॉम्ब में क्या होता है कि मतलब एक्सप्लोसिव्स होते हैं, उसको डायनामाइट के साथ मिक्स किया जाता है, उसमें रेडियो एक्टिव पाउडर भी या पैलेट की फॉर्म में डाला जाता है, ठीक है। और इसको मतलब इसको रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस भी बोलते हैं। इसका मेन पर्पस ये ब्लास्ट करना नहीं होता है कोई, इसका मेन पर्पस ये होता है कि इसे जो रेडियो एक्टिव मटीरियल को है ना, उसको किसी एरिया में फैलाना है, ठीक है, वहाँ पे उस एरिया को कंटामिनेट करना है। अब डर्टी बॉम्ब में यूजुअली क्या होता है कि मतलब एटम बॉम्ब में बहुत हाई क्वालिटी का रेडियो एक्टिव मटीरियल चाहिए, इसमें कंपैरेटिवली लो ग्रेड रेडियो एक्टिव मटीरियल भी चलेगा, जिसको यूजुअली किसी हॉस्पिटल की इक्विपमेंट में से निकाला जाता है या डिफेंस के सामान में से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसको बॉम्ब बनाया जाता है,
और किसी भी एरिया में फेंक दिया जाता है। फिर जब वहाँ पे जैसे एटम बॉम्ब होता है ना, वो एक मशरूम बॉम्ब बनता है, मतलब मशरूम एयर क्लाउड बनता है कि ऐसे यहाँ पे फटेगा तो ऐसे बहुत बड़ा क्लाउड बनता है, लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डर्टी बॉम्ब जो होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है एटॉमिक बॉम्ब से। एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर फेंका गया था, तो वो एंटायरली अलग चीज़ है। जहाँ पे ये डर्टी बॉम्ब फेंकते हैं वहाँ पे कंटामिनेशन हो जाती है उस एरिया की, ठीक है, और इसका इमीडिएट हेल्थ इंपैक्ट कंपैरेटिवली कम होता है। हालांकि ये लॉन्गर टर्म में डिफॉर्मिटीज़ क्रिएट करता है, म्यूटेशन क्रिएट करता है, ठीक है, ऐसी चीज़ें करता है, लेकिन इसका डायरेक्ट इकोनॉमिक इंपैक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि जिस भी एरिया में इसको फेंका जाता है तो वहाँ पे एकदम से पॉपुलेशन को इवैक्यूएट करने की रिक्वायरमेंट होती है। लोगों की डेथ नहीं होती है इसके फटने से, क्योंकि ऐसे उस तरीके से ये फटता नहीं है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे उस एरिया को इवैक्यूएट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उस एरिया में अदरवाइज क्या होता है कि लोगों की हेल्थ जो है ओवर द टाइम इम्पैक्ट होने लग जाती है। जैसे सीजियम अगर कहीं पे फेंका गया है तो ओवर द डेकेड्स वो बहुत ज़्यादा अनसेफ हो सकता है, तो इसके लिए लोगों को यूजुअली वहाँ से इवैक्यूएट किया जाता है और उस एरिया को अबैंडन कर दिया जाता है, और वो एरिया डेकेड्स के लिए वो रेडियो एक्टिव रहता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है सुका पाइका रिवर के बारे में। सुका पाइका रिवर जो है अभी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इसको एनजीटी एक्ट 2010 के अंडर बनाया गया था। एनजीटी जो है ये एक मतलब ट्राइब्यूनल है जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। ये टेक्निकल जो सीआरपीसी सीपीसी लॉज हैं, आईपीसी, इनको फॉलो नहीं करता है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है। और एक ट्राइब्यूनल है जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए बनाया गया था नेचर के केसेस में, एनवायरमेंटल रिलेटेड केसेस में। अब इस एनजीटी ने अभी बोला है कि एक बहुत छोटी स्मॉल रिवर है जो 70 साल पहले ओडिशा के कटक डिस्ट्रिक्ट में अच्छे तरीके से बहती थी, वो अब विलुप्त हो चुकी है, उसकी अब डेथ हो चुकी है, उसको रीजुविनेट करने के लिए बोला है। और उसने बोला है ओडिशा गवर्नमेंट को कि वो अपने बजट में स्पेसिफिकली एलोकेशन करें और इस रिवर को दोबारा से लेके आएँ, ठीक है। अब सुका पाइका रिवर जो है ये महानदी के पास से ओरिजिनेट होती थी अयातपुरा विलेज से। अब 1950s में वाटर रिसोर्स इंजीनियर्स ने क्या किया था कि इसके माउथ को बंद करवा दिया था तालदंदा कैनाल सिस्टम बनाने के लिए, और फाइनली इसके ऊपर इसके साइड्स में फिर जो इसका कैचमेंट एरिया था वहाँ पे धीरे धीरे एग्रीकल्चर एनक्रोचमेंट होने लगी, वहाँ पे लोग अपना खेती करने लगे, एवरीथिंग ऐसी करने लगे जैसे मारकंडा के केस में है पंजाब में, ठीक है, घग्गर के केस में हरियाणा में, या सरस्वती के बैंक्स के केस में है, तो वैसे ही इसमें भी हुआ। और फिर मतलब ये जो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो रिवर थी सुका पाइका रिवर, इसकी डेथ हो गई फाइनली। अब एनजीटी के ईस्टर्न बेंच ने बोला है कि इस रिवर को दोबारा से रिक्लेम किया जाए। देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स के बारे में है। वेस्ट फ्लोइंग कुछ रिवर्स होती हैं वो ईस्ट फ्लोइंग होती हैं, मतलब ईस्ट साइड को वो फ्लो करती हैं, वो बे ऑफ बंगाल में फॉल करती हैं। कुछ रिवर्स होती हैं जो अरेबियन सी में फॉल करती हैं। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे सिंटेक्सियल बेंड आता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये वाला जो साइड है ना, नॉर्थ ईस्ट वाला, ये थोड़ा सा ऊंचा है, और ये वाला जो साइड है ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा नीचा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये वाली जो रिवर जो है ये इधर एंटर करती है ना जब अरेबियन सी में, तो यहाँ पे ये यहाँ पे ये डेल्टा नहीं बनाती है, क्योंकि फ्लो बहुत फास्ट होता है जिससे ये फॉल करती हैं वाटर बॉडी में। और इस केस में क्या होता है, ये बहुत धीरे धीरे फ्लो करती हैं, बहुत धीरे धीरे उसमें फॉल करती हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे इनके एंड के ऊपर डेल्टाज बनते हैं यूजुअली, जैसे कि ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा बनता है यहाँ पे, सुंदरबन डेल्टा। उसके अलावा जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो नर्मदा है, तापी है इधर, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आती है आपकी गोदावरी है, फिर ये कृष्णा है, कावेरी है, ठीक है, ये रिवर्स हैं, महानदी है, ठीक है। और यहाँ पे महानदी के पास से ये निकलती थी सुका पाइका रिवर, ठीक है। ये इसके बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है शुगर केन प्रोडक्शन के बारे में। अभी एनएसओ की एक रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि शुगर केन की प्रोडक्शन दोबारा से साउथ से नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रही है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के सर्वे के अकॉर्डिंग क्या है कि यूपी की जो नदरन स्टेट्स हैं, मेन शुगर केन वाली जो नदरन स्टेट हैं जैसे कि एमपी है, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, इनमें 42% प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है 2011 से 2020 के टाइम पीरियड में। और जो साउथ वाली स्टेट्स हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, इनमें पिछले 10 सालों में 32.4% डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे प्रोडक्शन होती है। यूपी सबसे वन ऑफ द बड़ा प्रोड्यूसर है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है। दूसरे नंबर पे जो लिस्ट में आता है वो बिहार है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु है। उससे भी नीचे जो आता है वो है हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, ठीक है, इसमें होता है। तो ऐसे ही इसकी डिफ्रेंसिएशन है। अब रीज़न क्यों शिफ्ट हो रहा है साउथ से नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्थ में इरीगेटेड एरिया कंपैरेटिवली ज़्यादा है। दूसरा कि यहाँ पे नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं, नदरन स्टेट्स, वहाँ पे वेरी हाई स्टेट एडवाइजरी प्राइसेस होते हैं। मतलब एक होता है फेयर एंड रीन्यूमरेटिव प्राइसेस जिसको सेंटर डिसाइड करती है, और स्टेट गवर्नमेंट इससे भी ऊपर थोड़ा सा स्टेट एडवाइस
प्राइसेस जो है डिक्लेयर करती है, जिसके ऊपर शुगर केन को मिल ऑनर जो है वो प्रोक्योर करते हैं। तो जिसकी वजह से वहाँ यहाँ पे इंसेंटिव ज़्यादा हैं शुगर केन को प्रोड्यूस करने के रेदर देन साउथ वाली स्टेट्स में। दूसरा, साउथ वाली स्टेट्स में क्या होता है, देखिए जो गन्ना होता है ना, शुगर केन जो होता है, ये एक लंबी क्रॉप होती है, एक साल में एक ही बार उगाया जाता है। हालांकि जो साउथ वाले लोग हैं वो मल्टीपल क्रॉप उगाना चाहते हैं एक साल में, इन अ सेंस कि प्रॉफिट के केस में। सो वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया कि अपने वाटर को जो है, वाटर रिसोर्सेज हैं, उनको बाकी हाई वैल्यू क्रॉप्स की ओर डाइवर्ट किया है। तो जिसकी वजह से अब शुगर केन जो है नॉर्थ में ज़्यादा होता है साउथ एज कम्पेयर टू साउथ। उसके अलावा क्लाइमेटिक कंडीशन देख लेते हैं इसके लिए, शुगर केन के लिए। अब क्या है, इसमें दो, हमारी कंट्री में दो डिस्टिंक्ट क्लाइमेट सीजन है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के, मतलब ये जैसे अर्थ है, ये अर्थ इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये वाला एरिया ट्रॉपिकल है, ठीक है। इसके ऊपर सब ट्रॉपिकल है, देन सब पोलर है, देन उसके ऊपर पोलर रीजन है। सो इस एरिया में इंडिया जो है उसके बीच में से निकलती है ऑलमोस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इंडिया में दोनों से आते हैं टाइप ऑफ क्लाइमेट्स, ट्रॉपिकल भी और सब ट्रॉपिकल भी। तो दोनों में शुगर केन जो है उसको ग्रो किया जा सकता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश हैं। और इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 32 से 38 डिग्री तक टेम्परेचर जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, और 25 से नीचे नहीं जाना चाहिए टेम्परेचर। उसके अलावा ये ऑल टाइप ऑफ सॉइल्स में ग्रो कर जाता है, सैंडी लोम से लेके क्लेई लोमी तक, ठीक है। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा या बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होगा तो उससे क्या होता है कि इसकी जूस की क्वालिटी जो होती है ना, वो डिग्रेड हो जाती है, और उसमें शुगर का जो कंटेंट होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है मानसाला पास के बारे में। अब पीएम ने अभी एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मान्ना विलेज जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली ये फॉल करता है, ठीक है, वहाँ पे एक मान्ना पास इनॉग्रेट किया है। मतलब मान्ना पास के पास एक, मतलब एक प्रोजेक्ट, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है इसको इनॉग्रेट किया है। मान्ना पास जो है ये लास्ट पॉइंट है इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच में, ठीक है। और ये जो मान्ना विलेज है ना, ये एंशियंट ट्रेड रूट जो होता था, ठीक है, तिब्बत से इंडिया को तिब्बत से जोड़ता था, तो वो इसमें फॉल करता है। अब इसको डुंगरीला भी बोलते हैं, ठीक है। और ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें फॉल करता है। इसके बीच में मान्ना विलेज जो है वो एंशियंट रिवर जो अभी जिसको बोलते हैं कि विलुप्त हो गई है, सरस्वती, उसके बैंक के ऊपर बेस्ड है। और यहाँ पे भोटियाज जो है ट्राइब यहाँ पे रहती है। भोटिया जो है एक मंगोल ट्राइब है, ठीक है। अब रिवर सरस्वती जो है, मतलब ये बोला जाता है कि ये अलकनंदा में फॉल करती थी, केशव प्रयाग में, तो ये एंटायर अलग क्रोनोलॉजी है, ठीक है। सो इसके बारे में था। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है पुलित्जर प्राइज के बारे में। 2022 का पुलित्जर प्राइज सेरेमनी अभी हुई है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इसको होस्ट किया था यूएस में, ठीक है। पुलित्जर प्राइज जो है ये यूजुअली पुलित्जर प्राइज एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड्स प्राइज अक्रॉस 22 कैटेगरीज, 22 कैटेगरीज, जर्नलिज्म में 22 कैटेगरीज में ये दिया जाता है, ठीक है। 22 कैटेगरीज ऑफ जर्नलिज्म एंड आर्ट्स। इसको जोसेफ पुलित्जर के नाम बाद इसका नाम रखा गया है। फर्स्ट पुलित्जर प्राइज जो थे वो 1917 में इसको अनाउंस किए गए थे। और प्राइज जो है वो यूजुअली प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, अनाउंस करती है। और डिसाइड कौन करता है कि किसको दिया जाएगा, ये पुलित्जर प्राइज बोर्ड है, वो रिकमेंड करता है नेम पर्सन का, और देन उसको प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी अनाउंस करता है। गोविंद बिहारी लाल फर्स्ट इंडियन पर्सन थे जिनको पुलित्जर प्राइज मिला था जर्नलिज्म में 1937 में, ठीक है। सो ये पुलित्जर प्राइज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है कॉलेरा वैक्सीन के बारे में। अभी एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन ग्रुप ऑन वैक्सीन जो है उसने बोला है कि कॉलरा की वैक्सीन जो है वो हमारी कंट्री में कंपैरेटिवली कम हो गई है, जिसकी वजह से पहले क्या होता था कि कॉलरा वैक्सीन का 2 डोज रजीम थी, अब उसको चेंज करके 1 डोज रजीम में थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरली शिफ्ट किया है। कॉलरा जो है ये एक अक्यूट डायरियल इन्फेक्शन है, ये एक बैक्टीरिया से होता है जिसको विब्रियो कॉलरी बोलते हैं, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है, ठीक है। ये अनसेफ वाटर को और अनसेफ फूड को खाने से होता है, ठीक है, कंटामिनेटेड फूड या वाटर को खाने से होता है। देखिए ये इसका डायग्राम का स्ट्रक्चर है, और इसके मेन सिम्टम है कि वाटरी डायरिया होता है कि स्टूल में पानी ही बाहर आई जाता है, पर्सन पानी तक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती उसकी बॉडी, नोजिया होता है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी बॉडी से बाहर आ जाता है। बहुत केसेस में सीवियर सिम्टम्स, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, दर्द होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, लो ब्लड प्रेशर बहुत हो जाता है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, और पर्सन सर्वाइव नहीं, मतलब उस चीज़ को टेकअप नहीं कर पाता है, ठीक है। और ये यूजुअली इसका डिजीज़ का सिस्टम है। उसके अलावा इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन ग्रुप जो है ये 1997 में बनाया गया था, और उसका मेन पर्पस ये है कि इसने इमरजेंसी वैक्सीन की सप्लाई को मेंटेन करना है एंड एंटीबायोटिक्स को कंट्रीज़ को प्रोवाइड करना है आउटब्रेक्स के टाइम पे। आईसीजी जो है ये कि वैक्सीन सिक्योरिटी ग्लोबल स्टॉक को ये वो करता है, ठीक है, वैक्सीन को स्टॉक को ये ध्यान में रखता है। कॉलेरा के केस में,
मेनिंजाइटिस यानी कि बोन ट्यूबरक्लोसिस के केस में, येलो फीवर के केस में, ताकि उसकी सप्लाई देखने के लिए कि सफिशिएंट है या नहीं। आईसीजी जो है ये WHO, मतलब इसमें इसकी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं, WHO, यूनिसेफ, मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर रेड क्रॉस सोसाइटी एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी जो है इसके मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है एल्यूमिनिया मल्टीफोरा के बारे में। एक नई स्पीसीज ऑफ एल्यूमिनिया मल्टीफोरा जो है अभी डिस्कवर की गई है ग्रेनाइट हिलॉक्स ऑफ प्लक्कड़ में से। मेन ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है क्योंकि एल्यूमिनिया जो है वो एंथरेसी अमरैंथेसी फैमिली का है, एक जीनस है। एल्यूमिनिया जीनस के अंडर अभी तक सिर्फ 2 स्पीसीज फाइंड की गई हैं। पहली स्पीसीज जो है वो बहुत पहले की गई थी, उसके 188 ईयर्स के बाद ये दूसरी स्पीसीज की गई है फाइंड। पहली स्पीसीज जो थी वो एल्यूमिनिया नूडीफोरा थी, नोडीफ्लोरा है, और दूसरी एल्यूमिनिया मल्टीफ्लोरा है। ये इसकी फोटो है, देख लीजिए। और इसके पहले मतलब ये काफ़ी टाइम पहले इसको डिस्कवर किया गया था। और अभी एल्यूमिनिया जीनस के अंदर 2 ही स्पीसीज हैं टोटल अवेलेबल। और इसका ये एल्यूमिनिया मल्टीफोरा है, ये एक एनुअल हर्ब है। ठीक है, सो ये एक हर्ब है जिसका मॉलिक्यूलर और मॉर्फोमेट्रिक करेक्टरिस्टिक्स जो है वो बाकी हर्ब से काफ़ी कंपैरेटिवली डिफरेंट है, और ये बोटानिकल और कंजर्वेशन पर्सपेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। So this is it about today's current affair. I hope you people liked it. So please share it with your friends, and इसका PDF जो है will be provided into the Telegram channel, and questions भी इसके with respect to हम Telegram channel में डाल देंगे। So वहाँ से इसको access कीजिए, and thank you so much.